बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में, हमने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, हमने लॉ गेट के सिलेबस के हवाले से बनाई थी। उसमें हमने बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और एचईसी नेक्स्ट लॉ गेट कब तक एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर का लास्ट वीक है। तो हमने उसमें बताया भी था कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हमें मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं, किन सब्जेक्ट का सिलेबस लेंथी है या किन का बहुत सिलेक्टिव है, शॉर्ट है, और कौन से सब्जेक्ट हमने प्रायोरिटी बेस पे रखने हैं। तो इसी हवाले से जो हमने पहले नंबर पे सब्जेक्ट करना है वो है सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो आज मैंने ये जो सेक्शन लिखे हैं यही सेक्शन आपने बस करने हैं। ये तकरीबन 20 से 22 सेक्शन है। अगर आप ये कर लेंगे तो इसमें जो ये दो इसके पार्ट हैं सीपीसी के, पहला पार्ट है जो वो सेक्शन का है, जो दूसरा पार्ट है वो ऑर्डर्स एंड रूल का है। सेक्शन में आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, ओवरऑल सीपीसी में मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन सेक्शन में आप ज़्यादा नंबर ले सकते हो। उसकी वजह यह है कि सेक्शन बिल्कुल शॉर्ट है, 20 से 22 सेक्शन है, वही आपने करने, सिर्फ एक एक दफ़ा पढ़ना है और सेक्शन को समझना है कि स्टेटमेंट क्या दे रहा है इसमें और क्या हम इसको पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है, पिक करना है और फिर आपने आगे जाना है। ये सारे जो मैंने सेक्शन लिखे हैं ये आपने सिर्फ एक एक दफ़ा पढ़ने हैं और हमने अभी इसका सिर्फ जनरल ओवरव्यू लेना है। और उसके बाद जब हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो सारे सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन पोर्शन 10 मार्क्स का है और अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो पहला सेक्शन इसमें आता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट में। इसमें इसका एक्सटेंड है कि ओवरऑल पाकिस्तान को एक्सटेंड करता है, में एक्सटेंड होता है और उसके बाद इसकी इन्फोर्समेंट कब हुई, ये पास हो। अगर पहले सेक्शन में वो कोई सवाल बना के देता है तो वो पूछ सकता है कि सीपीसी पास कब हुई या इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है, आप भी माशाल्लाह तैयारी कर रहे होंगे कि ये 1908 में पास हुई और 1909 में ये इन्फोर्स हुई। तो ऐसा सवाल बिल्कुल वो पूछ सकता है। इस लेक्चर के लास्ट में हम जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है सेक्शन पोर्शन में से सीपीसी का, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आप देख लेंगे बिल्कुल सेम सेक्शन में से उसने सेम स्टेटमेंट से थोड़ी बहुत बात चेंज की थी और उसने पूछा हुआ था। पहले सेक्शन में ये पूछता है और दूसरा सेक्शन आसान भी है, थोड़ा लेंथी है और इसमें एक या दो सवाल लाजमी आने हैं, हर दफ़ा आते हैं, इस दफ़ा भी आए हैं। तकरीबन डिग्री का आया था, इस दफ़ा जो सवाल है डिग्री के वाले से उसने पूछा था। और ये जो डिग्री होल्डर चंद डेफिनेशन हैं वो डेफिनेशन आपने करनी है, उन्हें पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। और सेक्शन 2 जो आपका डेफिनेशन क्लास वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 1 या 2 मार्क्स लाजमी 100% श्योर हैं, वो आने ही आने हैं। अब अगर सेक्शन नंबर 3 है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स। सबऑर्डिनेशन ये कोर्ट हायरार्की है। कोर्ट हायरार्की किस तरह है कि सीपीसी में 3 कोर्ट्स हैं। पहली हाई कोर्ट है और दूसरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तीसरी सिविल कोर्ट है। अब वो इसमें किस तरह पूछ सकता है, सेक्शन नंबर 3 में वो पूछ सकता है कि सिविल कोर्ट किसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो सिविल कोर्ट एब्सोल्युटली वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी है सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इसी तरह वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर पूछेगा तो वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इनके सुपीरियर कोर्ट है, ये दोनों सब ऑर्डिनेट हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूछेगा तो वो सिर्फ हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट होगी, सिविल कोर्ट के सब ऑर्डिनेट नहीं होगा। अगर हम बात करें तो यह सेविंग क्लास कैसे, सेविंग क्लास में जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती, ये सेविंग क्लास एप्लीकेबल कैसे नहीं होती, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, जहाँ पे स्पेशल लॉ आ जाए या लोकल लॉ आ जाए वहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ आपका पता है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में फर्क है, लोकल लॉ एक खास एरिया के लिए होता है, स्पेशल लॉ किसी खास पर्सन के लिए, किसी खास लोगों के लिए होता है। जहाँ पे वो आ जाएगा वहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 4 ये बताता है। और सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स सीपीसी का कुछ हिस्से के मुताबिक अपना काम रन कर सकता है, अपनी कोर्स रन कर सकता है। जैसे वो प्रोसीजरल वर्क जो नोट्स वगैरह होते हैं वो जो अपने रन करता है, नोट्स वगैरह इशू करता है, वो सीपीसी के मुताबिक ही इशू करता है, वो वहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू कोर्ट्स में सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह सेम फैमिली लॉ में है, फैमिली कोर्ट्स में भी सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 6 है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी अदालत का दायरा इख्तियार है। इसमें एक थर्ड क्लास है, सिविल जज थर्ड क्लास, उसके बाद सिविल जज सेकंड क्लास, उसके बाद सिविल जज फर्स्ट क्लास। अगर सिविल जज फर्स्ट क्लास की हम बात करें तो जो सिविल जज फर्स्ट क्लास होता है उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है वो अनलिमिटेड होती है।
वो अनलिमिटेड मालियत का मुकदमा सुन सकता है। और सेकंड क्लास के हवाले से हम बात करें, जो सेकंड क्लास है वो तकरीबन 50 लाख का वो मुकदमा सुन सकता है। और थर्ड क्लास वाला 5 लाख तक वो सुन सकता है, थर्ड क्लास जज। अब इसमें जो पिकनिक जुरिस्डिक्शन है, पिकनिक जुरिस्डिक्शन में वो सवाल पूछ सकता है कि कौन सी कोर्ट्स कितनी मालियत का मुकदमा सुन सकती है। अगर ज़्यादा मालियत का मुकदमा वहाँ पे दायर होगा तो वो नहीं सुन सकेगी, वो वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख या 20 लाख का मुकदमा है, वो अगर सिविल जज थर्ड क्लास के पास आएगा तो वो रिटर्न कर देगा कि उसकी वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इसी तरह सेक्शन 7 और 8 ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 9, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड कहते हैं। सिविल कोर्ट तमाम सूट सुन सकता है, एंटरटेन कर सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं सुन सकता जहाँ पे बार्ड लगा दी, कानून ने रोक दिया, मना कर दिया। बार्ड का मतलब है रोक देना, मना कर देना कि ये सूट आप नहीं सुन सकते, लेकिन उसकी पावर है, लेकिन कानून ने मना कर दिया, वो नहीं सुन सकता। बार्ड वो एक्सप्रेसली बार्ड हो या इम्प्लॉयडली बार्ड हो, जहाँ पे बार्ड लग गई वो मुकदमा वो सूट वो नहीं सुन सकता। इसके बाद है सेक्शन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेस्ट सब जुडाइज स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट क्या है? स्टे ऑफ सूट जो ऑलरेडी पेंडिंग कोई सूट हो, ऑलरेडी जो मुकदमे का फैसला ना हुआ हो, और उसे रेस्ट ऑफ जुडाइज कहते हैं। स्टे ऑफ सूट जो सब्सिक्वेंट सूट उसके बाद में सूट आता है उस पर स्टे हो जाता है, उसको नहीं सुना जाता, क्योंकि ऑलरेडी सेम पार्टीज में सेम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, वो चल रहा है, ऑलरेडी डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए जो सब्सिक्वेंट बाद में आने वाला सूट उस पर रेस्ट ऑफ जुडाइज लग जाएगा, स्टे ऑफ सूट हो जाएगा, वो मुकदमा वहीं पर रुक जाएगा, जो पहले चल रहा है उसका फैसला होगा। ये रेस्ट ऑफ जुडाइज सेक्शन नंबर 10 है। सेक्शन नंबर 11 है रेस्ट जुडिकाटा, ऑलरेडी डिसाइडेड सूट। ऐसा सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया हो, जिसमें सेम पार्टीज हो, सेम काज ऑफ एक्शन हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, और जिस कोर्ट ने सुना हो उसकी जुरिस्डिक्शन भी सेम ही हो, तो वो जब उसके बाद में कोई भी सब्सिक्वेंट सूट आएगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो नहीं सुना जाएगा, वो प्रेमा फेई खत्म कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो नहीं सुना जा सकता। यहाँ पे वो सूट पहले वाला पेंडिंग है, चल रहा है सब जुडाइस में, इसलिए दूसरे पर स्टे लग जाएगा। दूसरा स्टे जो बाद में सब्सिक्वेंट सूट आएगा उसे रोक दिया जाएगा। टू स्टॉप मतलब उसे रोक दो, जो पहले चल रहा है उसे का फैसला होने दो। इस अगर सेक्शन 11 के बारे से बात करें, इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे डिसाइड हो गया सूट, जो सूट डिसाइड हो गया, बाद में जो आएगा वो नहीं चल सकेगा, क्योंकि पहले वाला जो सूट है वो डिसाइड सेम का सारा सेम था, वो डिसाइड हो चुका है, इसलिए सेकंड सूट नहीं सुना जाएगा। अगर सेक्शन नंबर 12 के हवाले से हम बात करें तो 12(2) बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर दफा तकरीबन इसमें से सवाल आता है। 12(2) में से 12(2) की एक एप्लीकेशन है, 12(2) की एप्लीकेशन है फ्रॉडलेंटली डिक्री के खिलाफ। ऐसी डिक्री जो फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल की गई हो, जिसमें डिफेंडेंट को पता ही ना हो, डिफेंडेंट बाद में आता है और उस डिग्री को चैलेंज करता है 12(2) एप्लीकेशन के थ्रू। वो डिग्री कहते हैं, डिग्री इस तरह होती है कि एक प्लेंटिफ ने एक मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करवा दिया, और दर्ज करवाने के बाद जब मुकदमा स्टार्ट हुआ, नोटिस हुए, अखबार इश्तिहार हुआ, उसमें आपको पता ही नहीं कि आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसने तमीलिए से या गलत एड्रेस लिख के आपके खिलाफ मुकदमा डिग्री करवा लिया, आपकी तमील ना हुई और एक तरफा डिग्री हो गया, एविडेंस होने के बाद एक तरफा डिग्री हो गया। एक तरफा जब डिग्री हुआ, उसकी डिग्री में उसने एग्जीक्यूशन लगा दी, आपको पता ही नहीं, मुकदमा भी डिग्री हो चुका है, एग्जीक्यूशन भी लग चुकी है, और जब आपको पता चलता है तो आप अदालत में आ जाते हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा एड्रेस से गलत लिखा गया था, या मुझे तमील ही नहीं करवाई गई, मेरे तो इल्म में नहीं प्रॉपरली तौर पे कि मेरे खिलाफ भी कोई मुकदमा लगा हुआ है। तो इसमें 12(2) की एप्लीकेशन दी जाती है फ्रॉड पे, मिस रिप्रेजेंटेशन पे, इस डिग्री के खिलाफ जो डिग्री एक तरफा हुई होती है, तो वो डिग्री खत्म हो जाती है, दोबारा सूट स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 कोर्ट विच सूट बी इंस्टीट्यूटेड लोएस्ट ग्रेड। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो लोएस्ट ग्रेड जो भी सूट फाइल होगा, उसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी, और जुरिस्डिक्शन के लिहाज से सबसे जो इसका पहला फोरम बनता होगा वहां पे इंस्टीट्यूट होगा, वहां पे फाइल होगा। ये नहीं होगा उसका पहला फोरम सिविल कोर्ट है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाए या वो हाई कोर्ट में चला जाए। सेक्शन 15 में ये बताता है जो उसका पहला फोरम है वो पहले वो इस्तेमाल करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। पहले उसने अपना पहला फोरम इस्तेमाल करना है उस जुरिस्डिक्शन के लिहाज से, और फिर उसने आगे जाना है। सेक्शन नंबर 15 सिंपल ये है।
जी, अगर सेक्शन नंबर 16 के हवाले से हम बात करें, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका क्या मतलब है? सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, सूट जो भी फाइल होगा, मुकदमा जो भी फाइल होगा रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुताबिक के हवाले से जो मुकदमा होगा, वो जहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग उसकी है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहाँ पे मुकदमा वो दायर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर लाहौर में वाक़या है और आप जाके मुकदमा दायर कर दें मुल्तान में। इसी तरह सेम है कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो भी लाहौर की होगी, इसीलिए तो आप वहाँ पे मुकदमा मुल्तान में नहीं जाके कर सकते। प्रॉपर्टी लाहौर में वाक़या है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो भी लाहौर की है, इसलिए आप मुल्तान या किसी और जगह पे जाके नहीं कर सकते दायर। ये सेक्शन नंबर 16 हमें बताता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये है, जहाँ पे प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे ही मुकदमा दायर होगा सेक्शन 16 के हवाले से। अब सेक्शन नंबर 17 है, सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है हमारे इमूवेबल है, सब्जेक्ट मैटर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो है डिफरेंट कोर्ट्स में, विद इन डिफरेंट कोर्ट्स, और वो फॉल करती है, मतलब सिचुएटेड प्रॉपर्टी है, वो लाहौर में भी है, कसूर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। अब अगर आप मुकदमा लगाएंगे, जब आपने मुकदमा लगाना है तो जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी फॉल करती है, जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहाँ पे अगर इस्लामाबाद में वहाँ भी आप कर सकते हैं, लाहौर में भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं या पार्टीशन के लिए दे रहे हैं, तो फिर आपने उसी जगह पे जाके देनी है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब सेक्शन नंबर 18, प्लेस of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain। इसका मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो अनसर्टन है, उसका पता ही नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट्स में फॉल करती है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है किस कोर्ट्स में है। अब इसके लिहाज से जो कोर्ट्स उसके प्रॉपर्टी के हवाले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, वो प्रॉपर्टी के हवाले से, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के हवाले से वो सूट सुन सकती है, वो मुकदमा सुन सकती है। ये सेक्शन नंबर 18 है। सेक्शन नंबर 18 और 17 में थोड़ा फ़र्क है। वहाँ पे 17 में है प्रॉपर्टी है डिफरेंट कोर्ट्स में है, डिफरेंट मतलब सिटीज़ में है जो प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो इसका पता ही नहीं है कि ये कौन सी कोर्ट में फॉल करती है। यहाँ पे हमें पता है कि ये लाहौर में है, ये कसूर में है, ये इस्लामाबाद में है। इस चीज़ में, इस सेक्शन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है अनसर्टन प्रॉपर्टी। इस सेक्शन का सिर्फ आपने अनसर्टन याद रखना है कि उसका कंफर्म नहीं है कि वो किस सिटी में, किस अदालत में, कौन सी अदालत की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आती है। ये सेक्शन नंबर 18 है। अगर सेक्शन नंबर 19, सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल, इसमें है डेफामेशन के केसेस होते हैं, वो आप वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं जहाँ पे ये काज ऑफ एक्शन राइज हुआ हो, या जहाँ पे वो डिफेंडेड रहता हो, रेजिडेंस हो उसकी, या ये प्लेंटिफ रहता हो। ये सेक्शन नंबर 19 है। सेक्शन नंबर 20 है, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड डिफेंडेड रिजाइड, काज ऑफ एक्शन रिजाइड। सेक्शन नंबर 20, बाकी जो भी इन सब सूट्स के अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड होंगे, सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ पे डिफेंडेड रहता हो, रिजाइड हो, या काज ऑफ एक्शन रिजाइड हो, जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुआ हो या डिफेंडेड रहता हो, वहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे वो टेम्परेरी तौर पे रहता हो, वहाँ पे भी आप फाइल कर सकते हैं ये सूट। सेक्शन नंबर 47 है, ये बहुत आसान भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 47 ये है क्वेश्चन रिटर्न बाय कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिग्री। अब डिग्री पास हो गई, हमने एक मुकदमा किया, मुकदमा हमारे हक में, हमारी फेवर में पास हो गया, हम डिग्री होल्डर हो गए। अब डिग्री तो पास हो गई है, अब हमने करना क्या, हमने ये तो नहीं करना कि जैसा हमारी डिग्री पास हो गई हमें ये चीज़ या ये मालियत, ये मुकदमा, ये मालियत हमें लेके दें। अब होना है उसकी अमल दरामद के लिए, उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन दायर होगी, एग्जीक्यूशन जब लगेगी तो एग्जीक्यूशन लगाने के बाद उसमें जो भी सवाल, जो भी ऐसी चीज़ें या ऐसे कुछ सवाल वगैरह उठेंगे, पैदा होंगे, तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ही डिटरमिन करने हैं। हर दफ़ा इसमें से एक सवाल लाजमी आता है, इस दफ़ा भी आया था और होप्स हो के आए भी, जो नेक्स्ट लॉ गेट है उसमें भी आएगा। अगर 75 सेक्शन के हवाले से हम बात करें, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कि कोर्ट के पास पावर है कि वो लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकता है। लोकल कमीशन वो क्यों अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, वो इस वजह से अपॉइंट कर सकता है कि एक बंदा सूट लेके आता है, सर मुझे स्टे दे दे कि मेरे पास ये पोजेशन है, इस प्रॉपर्टी का, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मेरे पास पोजेशन है। अगर डिफेंडेंट ने मुझसे पोजेशन छीन लिया, वो ज़बरदस्ती छीनना चाहता, तो मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा।
अदालत समझती है कि इसके पास शायद कब्जा है या नहीं है, तो इस वेरिफिकेशन के लिए, कब्जे के वेरिफिकेशन के लिए वो लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। लोकल कमीशन जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट अदालत में करवाएगा कि सर वाकई इसके पास कब्जा है या नहीं है। या दूसरा इस तरह होता है कि कोई सी अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स को चेक करने के लिए समटाइम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज और फर्म होती हैं, सारा डाटा अदालत में लेके आना मुमकिन नहीं होता, तो इसके लिए भी लोकल कमीशन तैनात करवाया जा सकता है, अपॉइंट हो सकता है, अदालत अपॉइंट कर सकती है। या सेटलमेंट ऑफ पार्टीशन के लिए, पार्टीशन करवाने के लिए भी हो सकता है कि पार्टीशन करवाने के लिए अदालत लोकल कमीशन तैनात कर दे। या किसी पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन के लिए भी हो सकता है लोकल कमीशन तैनात, पर्दानशीन लेडीज के लिए बयान रिकॉर्ड करने के लिए, या कोई मरीज है, कोई पेशेंट है जिसका अदालत में आना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए भी होता है कि वहां पे जाके उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये है सेक्शन 75 पावर ऑफ कोर्ट इशू कमीशन। इसमें भी हर दफा एक सवाल लाजमी आता है, इस दफा भी मेरे ख्याल में आया था और इस दफा उम्मीद है आएगा जरूर। सेक्शन 96 है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ये क्या है? जो डिग्री होती है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल। हर डिग्री के खिलाफ अपील है, आप अपील कर सकते हैं। एवरी डिग्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री, कंप्रोमाइज डिग्री। अब कंसेंट डिग्री और कंप्रोमाइज डिग्री के खिलाफ आप अपील बिल्कुल नहीं कर सकते। कंसेंट डिग्री और कंप्रोमाइज डिग्री क्या है? कंसेंट डिग्री और कंप्रोमाइज डिग्री ये है कि जहाँ पे डिफेंडेंट खुद आके कोर्ट में वॉलंटरली अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दे, सारा कुछ खुद एडमिट कर ले। अब उसने जो डिग्री उसके खिलाफ पास हुई है, उसकी मर्जी से हुई है, उसकी विल से हुई है, अब उसके खिलाफ वो बिल्कुल अपील नहीं कर सकता। 96 ये कहता है, और 96 में हर दफ़ा एक सवाल लाजमी आता है। 96 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस हवाले से। आगे सेक्शन 104 है अपील फ्रॉम ऑर्डर। एवरी डिग्री इज अपीलेबल बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। डिग्री तमाम की तमाम अपीलेबल हैं और हर ऑर्डर जो वो अपीलेबल नहीं है। सिर्फ 3 ऑर्डर हैं जो अपीलेबल हैं। 3 ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, जो कॉस्ट है, पेनल्टी है और सिविल जेल है। उन 3 ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ये 3 ही ऑर्डर हैं, तीनों ऑर्डर के खिलाफ आप अपील। ये ऑर्डर जो सेक्शन पोर्शन में ये और हैं, और दूसरे ऑर्डर जो हैं हमारे ऑर्डर्स एंड रूल्स में वो ऑर्डर और हैं, इनको मिक्स नहीं करना आपने। इसलिए ये सिर्फ 3 ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 104 अपील फ्रॉम ऑर्डर के बारे में हमें बताता है। सेक्शन 115 है रिवीजन। रिवीजन का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिवीजन क्या है, कैसे होती है, कौन कर सकता है, अदालत का दायरा अख्तियार क्या है। रिवीजन में से हर दफ़ा सवाल आता है और इस दफ़ा सवाल आया भी है, होपफुली आएगा, क्योंकि 10 मार्क्स से आने हैं सेक्शन के पार्ट्स में, और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें भी एक लाजमी सवाल आएगा रिवीजन में से। अब रिवीजन, अगर रिवीजन एप्लीकेंट करवाएगा तो विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर वो रिवीजन करवा सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, वो करवा सकता है। 90 दिनों के अंदर अंदर रिवीजन के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। रिवीजन सिर्फ एक दफ़ा होगी, इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं होगी। रिवीजन सिर्फ एक दफ़ा ही होती है। अगर कोर्ट चाहे, अदालत चाहे, तो वो किसी भी टाइम कोर्ट कर सकती है, रिवीजन कर सकती है। एप्लीकेशन अगर देंगे तो सिर्फ 90 दिन के अंदर कर सकती है। और रिवीजन होगी कब कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसने सवाल बनाना होता है तो उसने स्टेटमेंट में से ही कुछ पॉइंट्स उठाने होते हैं, और स्टेटमेंट को जो बंदा समझ गया वो सवाल को पिक कर जाएगा फ़ौरन ही। जो नहीं समझा, एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि आप स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें, दोबारा पढ़ें, और आपको एट द एंड स्टेटमेंट समझ आ जाएगी और बिल्कुल एक्यूरेट आप जवाब उसका दे लेंगे। अगर आपने स्टेटमेंट ही ना समझी और आपने लगे रहे अपने कोई तुक्के शुक्के में, तो फिर आप इस तरह उस सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। जब ओवर एक्सरसाइज हो फिर भी रिवीजन हो सकती है, या अंडर एक्सरसाइज हो, उसके पास पावर थी, उसने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर भी रिवीजन हो सकती है उसके खिलाफ। जब पावर का मिसयूज किया गया हो, इरेगुलरिटीज हो, इन सब सूरतों में बिल्कुल रिवीजन हो सकती है। ये 115 है, 115 सेक्शन कहता है हमें। 115 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे लाजमी एक दफ़ा पढ़िएगा। बाकी हमने इंशाल्लाह जब डिटेल में सारे सेक्शनों को पढ़ा, डिटेल में एक्सप्लेन किया इंशाल्लाह, तो हर सेक्शन को अच्छी तरह से सारे उसके जो पॉइंट हुए लिख के बताएंगे और अच्छी तरह सब दोस्तों को समझाएंगे जी। सेक्शन 151 है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर कब इस्तेमाल करेगा, वो तब इस्तेमाल करेगा जब मीट एंड विद द जस्टिस होगा, तब इस्तेमाल कर सकता है। या स्टॉप मिसयूज ऑफ पावर, जहाँ पावर का मिसयूज हो रहा होगा, प्रोसीजर का मिसयूज हो रहा होगा, वहाँ स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए वो 151 की इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करेगा। तो ये सारा हमारा सेक्शन पोर्शन था। अगर लॉ गैट के सिलेबस के हवाले से सिर्फ यही सेक्शन है, यही सेक्शन आपने करने हैं, इन्हें अच्छी तरह पढ़ना है, इनकी स्टेटमेंट्स को आपने समझना है, और इनकी स्टेटमेंट में से उसने सवाल बना के अच्छी सी ने देने हैं, और वही सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं।
नहायत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे जो शॉर्ट और मैक्सिमम नंबर देने वाला ये सब्जेक्ट है। इस तमाम सेक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें। बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल में सब सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी दोस्त को इसकी क्लियर पिक चाहिए हो तो वो मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं उसको इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। अगर हम बात करें जो लास्ट टाइम लॉ गैट का पेपर आया था सीपीसी के सेक्शन के पोर्शन में से, तो उसने सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया था वो 47 सेक्शन के हवाले से था। 47 सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन के हवाले से उसने एक सवाल पूछा था। और दूसरा जो उसने सवाल पूछा था वो 75 जो लोकल कमीशन हमने पढ़ा है कि कब कब और कैसे कैसे लोकल कमीशन अपॉइंट हो सकता है, उसकी वजूहत उसने पूछी थी कि क्यों हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिग्री की उसने जजमेंट पूछी हुई है। इसके बाद सेक्शन 15 पूछा हुआ है कि सबसे पहले सूट कहाँ फाइल होगा, तो लोएस्ट ग्रेड में फाइल होगा। उसके बाद उसने पूछा था जी सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर, जो हमने अभी पढ़ी है, इनहेरेंट पावर के बारे में उसने पूछा था। उसके बाद ये उसने पूछा था 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। सेक्शन 20 के बारे में पूछा गया है। सेक्शन 9 के बारे में उसने सवाल पूछा था कि बार्ड बाई लॉ जो सूट होते हैं, तो इसमें उसने क्लियरली कहा था क्रिमिनल, सिविल, फैमिली, पर्सनल, और इसमें सिविल था कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की दूसरी जो डेफिनेशन उसने पूछी थी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उसने पूछी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। इसके बाद 104 उसने पूछा था कि अपील अगेंस्ट आर्डर का उसने पूछा था। एक ये सवाल था आर्डर के खिलाफ। तो ये सवाल जो 10 सवाल आए हैं ये सारे के सारे सेक्शन पोर्शन में से आए थे, इन्हीं सेक्शन में से आए थे। ये सारे सेक्शन आप अच्छी तरह से रीड करें, थोड़ा सा दिल लगा के अच्छी तरह अगर आप इन्हें समझेंगे तो इजीली आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका ऑर्डर एंड रूल का पोर्शन है वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे।